राधे राधे दोस्तों, लास्ट क्लास में आप सबने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। आज तीसरा लेक्चर है बायो का। काफी डिटेल में आपको मिलने वाले लेक्चर्स, ठीक है। तो आज हम लोग जानने वाले क्या चीज है, आज हम लोग जानने वाले कोशिका द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य क्या होता है, उसका खोज किसने किया, ये सब के बारे में लेक्चर को ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है। आपके सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन बनेगा, और आप सब भी करके आओगे अगर आप सब लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे तो, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने ये फिगर हमारा कोशिका का है, तो इसके अंदर क्या चीज है ना, ये हमारा केंद्रक, केंद्रक जो है ना हमारा, ये केंद्रक, और केंद्रक के अलावा ये सारी चीजें जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा चीज है किस चीज के अंदर है, तो एक तरल के अंदर है। उस तरल का नाम है हमारा कोशिका द्रव। तरल का नाम क्या है, कोशिका द्रव। यानी कि देखिए इसके अंदर तीन चीजें आएंगी। लास्ट क्लास में मैंने बताया सबसे बाहर वाला कोशिका झिल्ली, जो लिक्विड है तरल, इस तरल का नाम है कोशिका द्रव, और ये हमारा केंद्र है। तीन चीजों से मिलकर हमारा क्या बना, कोशिका बना, हमारा तीन चीजों से मिलकर। तो हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले। उसमें से दो चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ये केंद्रक हो गया हमारा, और हमारा क्या चीज हो गया, ये लिक्विड। दोनों मिलेगा, केंद्रक और जो लिक्विड है वो दोनों मिलेगा तो हमारा बनेगा प्रोटोप्लाज्म। क्या बनेगा, प्रोटोप्लाज्म। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, कोशिका झिल्ली को छोड़ के, कोशिका झिल्ली का लेक्चर पिछले वीडियो में। तो प्रोटोप्लाज्म को जानने वाले, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म बना किससे होता है अगर कोई आपसे पूछे तो हम लोग बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और लिपिड से बनता है। किससे बनता है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और लिपिड से हमारा प्रोटोप्लाज्म बनेगा, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक और चीज है कि 80% उसके अंदर जल पाया जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। यानी 20% के अंदर ये सारा चीज पाया जाएगा, बाकी 80% क्या होगा, जल होगा दोस्तों। देखिएगा, तो ये प्रोटोप्लाज्म का खोज किसने किया था, तो प्रोटोप्लाज्म का खोज डुजाइडिन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। डुजाइडिन, प्रोटोप्लाज्म डुजाइडिन, प्रोटोप्लाज्म डुजाइडिन, दो चार बार बोलिएगा आपको याद हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म डुजाइडिन, डुजाइडिन ने खोज इसका किया था, और उन्होंने नाम इसका दिया था सारोपोड। क्या नाम दिया था, सारोपोड उन्होंने नाम दिया था। क्या नाम दिया था, सारोपोड प्रोटोप्लाज्म का। तो प्रोटोप्लाज्म नाम कैसे आया, आप लोग सोच रहे हो प्रोटोप्लाज्म फिर आप क्यों बोल रहे हैं। प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था कब, पुरकिंजे ने दिया था 1839 ईस्वी में। यानी कि जब उन्होंने खोज कर दिया तो उसको दिया था पुरकिंजे ने, और जीवन का भौतिक आधार माना गया था प्रोटोप्लाज्म। भौतिक आधार क्यों, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के बिना कोशिका का विकास क्या हो, कोशिका श्वसन कैसे कर पाएगा, ऊर्जा कैसे बना पाएगा। देखिए जो प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य जो है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य ये पूरा लिक्विड, और इसी लिक्विड के अंदर तो हमारा राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी सब इसी के अंदर है। केंद्रक के अंदर डीएनए, आरएनए सब, कोई अगर चीज रहेगा ही नहीं, प्रोटोप्लाज्म नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो हमारे थॉमस सेटलर ने क्या किया, जीवन का भौतिक आधार माना प्रोटोप्लाज्म को। एक नंबर का क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में पूछता है, जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म को किसने माना, ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन रॉबर्ट हुक, दूसरा पुरकिंजे, तीसरा क्या चीज देगा, हेक्सले। तो आपका सही क्या होगा, हेक्सले सही होगा, याद रखिएगा। एंड आगे क्या चीज है, आगे अगर आप देखें तो ये जो प्रोटोप्लाज्म किस चीज से बना है, तो 80% जल इसके अंदर, और जैविक क्रिया ये क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म जिम्मेवार। जितना भी श्वसन वगैरह सारा जैविक क्रिया प्रोटोप्लाज्म के अंदर होगा, और 80% जल होगा। बाकी क्या होगा सर, अभी तो मैंने बताया शुरू में, बाकी होगा न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और लिपिड से बना होगा पूरा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो आगे हम लोग आएंगे तो आगे बात करेंगे साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव्य क्या चीज है, ये देखिए जीव द्रव्य हो चुका, जीव द्रव्य के अंदर क्या आएगा, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, बस दो चीज आएगा। उसमें हम लोग जानने वाले हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य का खोज किसने किया, तो वही हमारे रॉबर्ट हुक चाचा, ठीक है। रॉबर्ट हुक चाचा ने क्या किया, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि कोशिका द्रव्य का भी खोज उन्होंने किया था, कोशिका झिल्ली का भी, कोशिका का भी, कंफ्यूज नहीं होना है। खोज किया था, नाम नहीं दिया था। कोशिका द्रव्य का नाम उन्होंने दिया था साइटोप्लाज्म। नाम किसने दिया, तो नाम हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो है पोलिकर, रुडोल्फ वान पोलिकर ने नाम दिया था 1875 ईस्वी में। देख रहे हैं कितना देर से नाम इसका पड़ा, रुडोल्फ वान पोलिकर ने 1875 ईस्वी में नाम दिया। अगर आगे हम लोग देखें तो ये जो साइटोप्लाज्म है कोशिका द्रव्य किस चीज से बना होता है, तो ये बना होता है कार्बनिक और अकार्बनिक चीजों से। अकार्बनिक मतलब निर्जीव चीजें हो गई, जैसे क्या क्या, अकार्बनिक में खनिज, लवण और जल से। खनिज, लवण और जल अकार्बनिक पदार्थ है जिससे हमारा कोशिका द्रव्य बना होता है। लेकिन अगर तुझे कार्बनिक वाला बता दो तो कार्बनिक वाला बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा कार्बनिक पदार्थ जिससे कि हमारा क्या बनता है, साइटोप्लाज्म। कार्बनिक और कार्बनिक दोनों से मिलकर बना है। कार्बनिक में याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, और अकार्बनिक में याद करना है क्या चीज, खनिज, लवण और जल। ये प्रोटोप्लाज्म होता है कैसे, संरचना इसका, तो ये पारभासी होता है। आप लोग जानते हैं ना, ट्रांसलूसेंट चीज है,
तो ये भी पारभासी होता है, चिपचिपा होता है। क्या होता है? चिपचिपा होता है। अगर आगे हम लोग बात करें माइटो, एक मिनट, तो अगर हम लोग बात करें गाढ़ा, गाढ़ा होता है, ये चिपचिपा होता है और पारभासी होता है। गाढ़ा कहने का मतलब क्या चीज है? ये पतला नहीं गाढ़ा होता है और चिपचिपा होगा, चिपचिपा सा होगा, जैसा गम होता है ना फेविकोल, बिल्कुल वैसा चिपचिपा सा होगा। और पारभासी होगा मतलब बिल्कुल क्लियर आपको नहीं दिखाई देगा। उसके आर पर अगर क्लियर दिखाई दे तो ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, लेकिन क्लियर नहीं दिखाई देगा तो ये पारभासी होता है। मतलब कहने के इंग्लिश में बोलेंगे इसको ट्रांसलूसेंट होता है, हल्का हल्का दिखाई देगा, ठीक है, पारभासी होता है। अब इस साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है? लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जितना भी कोशिकांग है, कोशिकांग सब साइटोप्लाज्म में ही पाया जाएगा। तो उसमें से हम पहला पढ़ने वाले हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तभी तो कोशिका के अंदर एनर्जी आएगा, और कोशिका के अंदर एनर्जी आएगा तभी क्या होगा? कोशिका का सारा फंक्शन काम करेगा, सारे कोशिका के ऑर्गन्स काम करेंगे, यानी कि उसका जो अंग है वो काम करेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अगर आपसे कोई पूछे कि खोज कब किया गया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया था, कोलिकर ने खोज किया था 1857 ईस्वी में, जब भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तभी इसका खोज किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? तो बोलेंगे क्या चीज? कोलिकर ने किया 1857 ईस्वी में। लेकिन 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 इसका नाम कोलिकर ने नहीं दिया था। इसका नाम जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है दोस्तों, इन्होंने खोज किया था, ठीक है, नाम बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने 1898 ईस्वी में दिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अभी और कुछ कंफ्यूजन अभी और आपको क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अल्टमैन नाम के एक और साइंटिस्ट है। अल्टमैन नाम के साइंटिस्ट क्या करते हैं? इंग्लिश का करते, अल्टमैन नाम के साइंटिस्ट क्या करते हैं? इसका नाम देते हैं बायोब्लास्ट। क्या नाम देते हैं? बायोब्लास्ट। बायो का मतलब आप समझ रहे हैं, जितनी भी जैविक चीजें हैं बायो, और ब्लास्ट का मतलब जितना भी जैविक ऊर्जा का संचालन है पूरा ब्लास्ट हो गया, तो उन्होंने नाम दिया बायोब्लास्ट। इसका मतलब इन्होंने क्या किया? इनको ये पता चल गया कि सारा एनर्जी इसी से आ रहा है, ये बायोब्लास्ट है, इसी से सारा एनर्जी आ ही रहा है, सारा एनर्जी बन रहा है इसी से। और जब सारा एनर्जी यहाँ बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसे कि आपके यहाँ क्या चाहिए होता है? पावर हाउस। आप जानते हैं ना कि एक विद्युत गृह होता है जहां से एनर्जी मिलता है सबको, तो ये कोशिका का विद्युत गृह है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका एक छोटा सा रूम है, छोटा सा हाउस है, उसके अंदर पूरा पावर देता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। सोच लीजिए, अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही खत्म हो जाए तो कोशिका तो खत्म हो जाएगा, एनर्जी नहीं मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा गृह, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। जब मैं पूछता है पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। अगर आपसे ये पूछ दे पावर हाउस ऑफ सेल का खोज किसने किया, कंफ्यूज नहीं होना है, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। खोज किसने किया? कोलिकर ने। नाम किसने दिया? बेंडा ने। अल्टमैन ने क्या बोला? बायोब्लास्ट। क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर सारा ऊर्जा बन रहा है। अब ऊर्जा बने किस फॉर्म में? बोलेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा जो है वो बनता है एटीपी के रूप में। किस रूप में बनता है? हमारा एटीपी के रूप में बनता है। ए फॉर एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई, पी फॉर फॉस्फेट, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोहरी झिल्ली होती है, जो भीतरी वाला झिल्ली होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, और जो बाहर वाला झिल्ली होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि श्वसन से तो हमें ऊर्जा मिलता है, ठीक है। तो ये क्रेब्स चक्र होता है, जिसके लिए जो कोशिका है उसको माइटोकॉन्ड्रिया से होकर के जो ऑक्सीजन है वो जाना पड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया से होके क्रेब्स चक्र के दौरान, जिस कारण से हमारा क्या होता है? ऊर्जा बनता है, सारा ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया अपने पास रखेगा और फिर अलग अलग कोशिकाओं को देखेगा क्या चीज तुम कोशिका क्या हो गया, कोशिका से पूछेगा बीमार हो, चलो लो एनर्जी थोड़ा सा तुम ले लो, ठीक है। जैसे मैं बोल पा रहा हूँ ना, ठीक है, आप सुन पा रहे हैं, तो मैं बोल पा रहा हूँ, शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं। अब सब कोशिका के पास क्या चीज है? ऊर्जा है। सबके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो ऊर्जा है, लेकिन ज्यादा ऊर्जा कहाँ चाहिए? अभी हमें चाहिए कहाँ पे? ज्यादा फेस पे ऊर्जा चाहिए, हाथ पे चाहिए लिखने के लिए, तो सारा ऊर्जा इकट्ठा करके हाथ में ले देगा, ठीक है। उसके लिए भी कौन देगा आगे हम लोग जानेंगे, लेकिन ऊर्जा कौन इकट्ठा करेगा बस आप ये जान जाइए, बनाएगा कौन? माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। और जो माइटोकॉन्ड्रिया आकृति और आकार है परिवर्तनशील भी होता है, देख रहे हैं ऐसा है, परिवर्तनशील होता है, यानी कि थोड़ा सा अपना शेप चेंज कर सकता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। बाहरी झिल्ली को बोलते हैं क्रिस्टी, याद रखिएगा, भीतरी झिल्ली को बोलते हैं मैट्रिक्स और मैट, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग जानने वाले हैं गोल्जी। क्या जानने वाले हैं? गोल्जी। अगर आपको वीडियो चाहिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।